स्वागत है। सरकारी खरीद या बड़ी कंपनियों में प्रोक्योरमेंट ये अपने आप में एक बड़ा काम है और इसमें ना एक खास चैलेंज हमेशा रहता है कि भाई भविष्य की ज़रूरतें ठीक-ठीक पता नहीं, फिर भी चीज़ों के लिए अच्छी कीमतें कैसे लॉक करें। आज हम इसी मुश्किल के दो पॉपुलर समाधानों पे थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये प्रोक्योरमेंट की दुनिया में खूब इस्तेमाल होते हैं। एक है रेट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास इसका बेसिस है एक डिटेल परचेज मैनुअल का चैप्टर 9। इसमें इन कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरी वर्किंग समझाई गई है। तो हमारा मकसद यही कि इन थोड़े जटिल लगने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को आसान भाषा में समझें। ये कब क्यों इस्तेमाल होते हैं और इनमें क्या खास बातें हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही तरीके तब बहुत काम आते हैं जब हमें चीज़ों की ज़रूरत रेगुलरली पड़ती है या कम से कम एक अंदाज़ा होता है कि हाँ इतनी क्वांटिटी तो लगेगी। लेकिन जैसा आपने कहा इनमें कुछ बहुत बेसिक फ़र्क हैं और वही फ़र्क तय करते हैं कि कौन सा तरीका किस सिचुएशन के लिए ज़्यादा सही है। आज हम इन्हीं फ़र्कों और जो बारीकियां हैं उनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। ये रेट कॉन्ट्रैक्ट ये आखिर है क्या? सुनने में तो बस लगता है कि किसी चीज का रेट फिक्स कर लिया। हाँ, कुछ वैसा ही है। रेट कॉन्ट्रैक्ट असल में खरीदार और सप्लायर के बीच एक अग्रीमेंट है। इसमें सप्लायर एक तय टाइम पीरियड के लिए पहले से फिक्स्ड रेट्स पर सामान देने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि खरीदार की तरफ से कोई गारंटी नहीं होती। कोई गारंटी नहीं किस चीज की? कि वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा या खरीदेगा भी या नहीं। कोई मिनिमम परचेज गारंटी नहीं। अच्छा, कोई मिनिमम गारंटी नहीं। तो फिर ये मतलब सही मायनों में कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? सप्लायर बस इंतजार में रहेगा कि ऑर्डर आएगा? लीगली डील कब फाइनल होती है? हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में सिर्फ एक स्टैंडिंग ऑफर जैसा है सप्लायर की तरफ से। असली लीगल कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब बायर का कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर, जिसे हम डायरेक्ट डिमांडिंग ऑफिसर या डीडीओ कहते हैं, डीडीओ, हाँ जी, जब वो एक फॉर्मल सप्लाई ऑर्डर इशू करता है। हर सप्लाई ऑर्डर अपने आप में एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जब तक डीडीओ ऑर्डर नहीं देता, बायर पर कोई ऑब्लिगेशन, कोई बाध्यता नहीं है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिस्टम बायर को जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो तभी खरीदते हैं जब वाकई जरूरत पड़ती है। तो फिर ये किस तरह की चीजों के लिए ज्यादा यूजफुल होता होगा? देखिए, पारंपरिक रूप से रेट कॉन्ट्रैक्ट उन आइटम्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते थे जिनकी जरूरत अलग अलग डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स को बार बार पड़ती है। जैसे ऑफिस की स्टेशनरी हो गई, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, या मान लीजिए लैब केमिकल्स। और ऐसी चीजें जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है या जिनकी कीमतें मार्केट में ज्यादा स्टेबल रहती हैं, उनके लिए भी ये ठीक था। हालांकि पिछले कुछ सालों में जब से ये जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आया है, हाँ, जेम ने तो काफी कुछ बदला है। जी, तो तस्वीर थोड़ी बदली है। अब जेम पर बहुत सारी कॉमन चीजें आसानी से मिल जाती हैं। इसलिए अब रेट कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर उन स्पेशल आइटम्स या इंजीनियरिंग गुड्स के लिए होते हैं जो जेम पर नहीं मिलते। या फिर किसी बड़ी कंपनी, मान लीजिए जैसे कोल इंडिया, उसकी अलग अलग सब्सिडरीज को लगने वाली कॉमन यूज की चीजें जिनका एक सेंट्रलाइज रेट तय करना फायदेमंद हो। अच्छा, और ये एग्रीमेंट चलते कितने टाइम तक है? इनकी कोई वैलिडिटी होती होगी? हाँ, नॉर्मली एक रेट कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए होता है। कुछ खास सिचुएशंस में अगर जरूरत हो तो इसे 2 साल तक के लिए भी कर सकते हैं। पर इसमें एक जरूरी शर्त है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल से ज्यादा है और उस आइटम के लिए प्राइस वेरिएशन का कोई एक्सेप्टेड फॉर्मूला है। प्राइस वेरिएशन मतलब कीमतों के उतार चढ़ाव को एडजस्ट करना। बिल्कुल। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस वेरिएशन क्लॉज यानी मूल्य भिन्नता खंड जरूर डालना होता है। ये दोनों पार्टीज को मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। मैनुअल में एक और चीज का जिक्र है, समानांतर रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, पैरेलल रेट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक ही चीज के लिए पैरेलल, इसका क्या मतलब हुआ? समानांतर रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब सीधा है कि खरीदार एक ही आइटम के लिए एक ही टाइम पर एक से ज्यादा सप्लायरों के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। एक से ज्यादा? हाँ, यानी उस चीज के लिए एक तरह का पैनल बन जाता है सप्लायरों का, और सभी एक ही रेट पर सप्लाई करने को तैयार होते हैं। अच्छा, पर एक ही चीज के लिए इतने सारे सप्लायर्स क्यों चाहिए? एक काफी नहीं? इसके पीछे कई स्ट्रैटेजिक कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि हो सकता है टोटल रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो कि कोई एक सप्लायर अकेले पूरी सप्लाई ना कर पाए। कैपेसिटी इशू। बिल्कुल। दूसरा, अगर वो आइटम बहुत जरूरी है, क्रिटिकल है, तो सप्लाई चेन का रिस्क कम करने के लिए भी ऐसा करते हैं। मान लीजिए एक सप्लायर किसी वजह से सप्लाई रोक दे तो दूसरे से काम चल जाए। वेंडर बेस को डाइवर्सिफाई करना। हाँ, ये तो लॉजिकल है।
फिर डीडीओ अपनी ज़रूरत, सप्लायर की लोकेशन, उसकी कैपेसिटी या पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इनमें से किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। हाँ, ये तो सप्लाई सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़रूरी लगता है। ठीक है, तो ये तो हुई रेट कॉन्ट्रैक्ट की कहानी, जहाँ क्वांटिटी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि साल भर में कितनी चीज़ लग सकती है, उसके लिए कुछ और है? बिल्कुल है। और वहीं पर आता है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। रनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी एक फिक्स्ड पीरियड और फिक्स्ड प्राइस पर सप्लाई का एग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसमें एक अनुमानित कुल मात्रा, मतलब एक अप्रोक्सीमेट टोटल क्वांटिटी का जिक्र होता है। अनुमानित मात्रा? हाँ, कि लगभग इतनी क्वांटिटी उस पीरियड में सप्लाई की जानी है। रेट कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ क्वांटिटी 0 भी हो सकती थी, यहाँ एक अनुमान तो होता ही है। अच्छा, तो यहाँ क्वांटिटी को लेकर थोड़ी ज्यादा कमिटमेंट है, मतलब सप्लायर को थोड़ा ज्यादा भरोसा रहता होगा कि भाई कुछ तो ऑर्डर आएगा। हाँ, आप कह सकते हैं सप्लायर को पता होता है कि भाई लगभग इतनी क्वांटिटी मुझे सप्लाई करनी पड़ सकती है। वो उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखता है। और बायर भी टाइम टू टाइम अपनी जरूरत के हिसाब से इस टोटल अनुमानित क्वांटिटी में से सप्लाई ऑर्डर इशू करता रहता है। पर यहाँ भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी बायर के पास? हाँ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है कि बायर अनुमानित क्वांटिटी से 20% कम या 20% ज्यादा तक खरीद सकता है। अच्छा, ±20%? जी, इससे लास्ट मिनट की जरूरतों में थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है। और एक और जरूरी बात, बायर से ये उम्मीद की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले वो कम से कम 75% अनुमानित क्वांटिटी तो खरीद ही लेगा। ये सप्लायर के लिए थोड़ा आश्वासन जैसा है। कुछ खास चीजें हैं जैसे एक्सप्लोजिव्स यानी विस्फोटक सामग्री, उनके लिए रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली 2 साल के लिए होते हैं। उसकी प्रक्रिया मैनुअल में दी है। आपने दोनों कॉन्ट्रैक्ट समझाएं, रेट और रनिंग, और दोनों में ही कीमतों की बात आई। मैनुअल में ना एक क्लॉज का जिक्र बार बार आया जो बड़ा दिलचस्प लग रहा है, मूल्य गिरावट खंड, प्राइस फॉल क्लॉज। ये क्या बला है और इतनी जरूरी क्यों लग रही है? ये क्लॉज, प्राइस फॉल क्लॉज, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। ये लगभग सभी रेट और रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का एक स्टैंडर्ड हिस्सा होता है। इसका मतलब सीधा सा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान वही सप्लायर जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, वही सेम सामान या सर्विस वैसी ही शर्तों पर किसी और कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट में तय कीमत से कम कीमत पर बेचता है या सिर्फ बेचने का ऑफर भी देता है। सिर्फ ऑफर भी? हाँ, ऑफर भी। तो हमारे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी कीमत अपने आप गिरकर उस लोअर प्राइस पर आ जाएगी। अरे वाह! और ये गिरावट उस तारीख से आगे जो भी सप्लाई होनी है उन सब पर लागू होगी। कमाल है। मतलब सप्लायर ने कहीं और डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट यहाँ बायर को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये तो जबरदस्त सेफ्टी नेट है बायर के लिए। लेकिन सोचिए, वो जो पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जहां एक ही चीज के कई सप्लायर हैं, वहां ये कैसे काम करेगा? अगर मान लीजिए 5 सप्लायर हैं पैनल पर और एक ने कीमत गिरा दी तो? हाँ, ये सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग है और भी फायदेमंद। अगर पैरेलल रेट या रनिंग कॉन्ट्रैक्ट के पैनल पर मौजूद कोई भी एक सप्लायर, चाहे प्राइस फॉल क्लॉज की वजह से या किसी और भी वजह से, अपनी कीमत कम करता है, हाँ, तो वही कम कीमत पैनल पर मौजूद बाकी सभी सप्लायरों पर भी लागू हो जाएगी। सभी पर? जबरदस्ती। अगर कोई दूसरा सप्लायर उस नई कम कीमत पर सप्लाई करने को तैयार ना हो तो क्या होगा? बिल्कुल जबरदस्ती। अगर कोई सप्लायर उस कम हुई कीमत को एक्सेप्ट नहीं करता तो बायर, जैसे मान लीजिए कोल इंडिया या उसकी सब्सिडियरी के पास ये अधिकार है कि वो उस सप्लायर को आगे ऑर्डर देना बंद कर दे। अच्छा। या उसे पैनल से हटा भी सकती है। फिर जरूरत की बाकी क्वांटिटी उन सप्लायरों से खरीदी जाएगी जो उस कम कीमत पर राजी हैं, या फिर रिजर्व लिस्ट में रखे गए दूसरे सप्लायरों से। इसका नेट रिजल्ट क्या है? बायर को हमेशा उस समय मार्केट में चल रही सबसे कम कीमत का फायदा मिलता रहता है। क्या इस सख्त नियम के कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी हैं, या ये हर तरह की सेल पर लागू होता है? हाँ, कुछ गिनी चुनी सिचुएशंस हैं जहां ये प्राइस फॉल क्लॉज लागू नहीं होता। जैसे पहला, अगर सप्लायर ने वही सामान एक्सपोर्ट के लिए कम कीमत पर बेचा हो। ठीक है, एक्सपोर्ट अलग हो गया। दूसरा, अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM को उनके अपने बनाए इक्विपमेंट के साथ सप्लाई करने के लिए कम कीमत दी गई हो। तीसरा, अगर कोई दवाएं हैं जो एक्सपायरी डेट के करीब है और उन्हें जल्दी निकालने के लिए कम कीमत पर बेचा गया। हाँ, वो भी समझ आता है। और कुछ और भी स्पेशल केस है, जैसे बहुत पुराने किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत सप्लाई हुई हो या किसी सरकारी विभाग को बहुत छोटी क्वांटिटी, जैसे
मान लीजिए 2 लाख रुपए तक की बिक्री हुई हो। इन एक्सेप्शंस के अलावा सप्लायरों को टेंडर भरते समय और कॉन्ट्रैक्ट के दौरान भी बकायदा सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं कि भाई हमने कहीं और कम कीमत पर सप्लाई नहीं की है, या अगर की है तो उसकी पूरी डिटेल दो। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी के लिए। जी, इससे पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहती है और बायर को सही कीमत मिलने में मदद मिलती है। ठीक है, ये प्राइस फॉल क्लॉज तो समझ आ गया। अब वापस चलते हैं पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स पर। जब कई सप्लायर होते हैं तो ये फाइनल कैसे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस को मिलेगा? क्या सबसे कम वाले को ही मिलता है या सबको? नहीं, सबको नहीं। पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल करने का एक सेट प्रोसीजर है। सबसे पहले तो देखा जाता है कि सबसे कम बोली किसने लगाई है, यानी L1 कौन है। अगर L1 फर्म की कीमत ठीक लगती है, रीजनेबल है, एक्सेप्टेबल है, तो वही L1 वाली कीमत फिर उससे ऊपर वालों को, यानी L2, L3, L4, इनको काउंटर ऑफर की जाती है। अच्छा, ऑफर देते हैं L1 वाली कीमत पर। हाँ, अब जो फर्में इस L1 कीमत को एक्सेप्ट कर लेती हैं, उनको उनकी बोली की रैंकिंग के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। ये तब तक करते हैं जब तक कि पहले से तय नंबर कि भाई हमें पैनल पर 5 सप्लायर रखने हैं या 7 रखने हैं, वो पूरा ना हो जाए। और अगर L1 की कीमत ही बहुत ज्यादा लगे, अनरीजनेबल लगे तो? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर L1 की कीमत ही बहुत ज्यादा लगती है तो पहले सिर्फ L1 फर्म के साथ नेगोशिएशन, मतलब कीमत कम करने के लिए बातचीत की जा सकती है। अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल रहता है और एक कम कीमत तय हो जाती है, तो फिर उस नेगोशिएटेड कीमत को बाकी इच्छुक फर्मों यानी L2, L3 को काउंटर ऑफर किया जाता है। और अगर L1 फर्म नेगोशिएशन में माने ही नहीं, कीमत कम ना करे तो? अगर L1 से बातचीत फेल हो जाती है तो बायर ये तय कर सकता है कि कौन सी कीमत रीजनेबल है। ये L1 की ओरिजिनल कीमत भी हो सकती है अगर उसी को ठीक माना जाए, और फिर उस रीजनेबल समझी जाने वाली कीमत को बाकी इच्छुक फर्मों को काउंटर ऑफर किया जा सकता है। कितनी फर्मों को पैनल पर रखना है और उनके बीच टोटल क्वांटिटी कैसे बंटेगी, किस रेशियो में, ये सब बातें टेंडर नोटिस यानी NIT में पहले ही क्लियर कर दी जाती हैं। एक और प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, जैसे BCCL, उसने किसी आइटम के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या दूसरी सब्सिडरी, मान लीजिए CCL, उसी कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके सीधे उसी सप्लायर से सामान मंगा सकती है बिना अपना अलग टेंडर किए? देखिए, जनरल रूल तो यही है कि हर सब्सिडरी अपनी ज़रूरतों के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट करे। लेकिन हाँ, स्पेशल केसेस में और कुछ सख्त शर्तों के साथ एक सब्सिडरी दूसरी कंपनी के रेट या रनिंग कॉन्ट्रैक्ट को अपना सकती है, अडॉप्ट कर सकती है। अच्छा, कर सकती है। हाँ, पर शर्तें क्या होंगी? हाँ, पर इसके लिए पूरा प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है और कुछ जरूरी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। जैसे क्या वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल ओपन टेंडर प्रोसेस से हुआ था? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं थी? क्या दोनों कंपनियों की जरूरतें और क्वांटिटी लगभग एक जैसी हैं? क्या ओरिजिनल सप्लायर इस बात के लिए राजी है कि वो दूसरी कंपनी को भी उसी रेट पर सप्लाई करेगा? हाँ, सप्लायर की सहमति जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी देखना होता है कि उस सप्लायर का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कितनी बची है, मार्केट में उस चीज का प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है, कहीं कीमतें गिर तो नहीं रही, और सबसे जरूरी, इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसे टेक्निकली नॉमिनेशन बेसिस पर खरीद कहते हैं, क्योंकि इसमें दोबारा टेंडर नहीं होता। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे रेट हों या रनिंग, अपने एक्सपायरी के पास पहुंचते हैं, तब क्या होता है? क्या उन्हें बस रिन्यू कर देते हैं? देखिए, सबसे जरूरी चीज तो ये है कि सप्लाई में कोई ब्रेक ना आए, कंटिन्यूटी बनी रहे। इसलिए ये पक्का करना होता है कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से ठीक पहले नए कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी हो जाएं। प्रोसेस टाइम से शुरू करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नहीं हो पाए तो? मान लीजिए देरी हो गई नए कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, अगर किन्हीं बहुत खास और ऐसे कारण हो जिन्हें टाला नहीं जा सकता और नए कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर फाइनल नहीं हो पाए, तो एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड या रिन्यू किया जा सकता है। कितने टाइम के लिए? ये रिन्यूअल उन्हीं पुरानी शर्तों और कीमतों पर होता है। सप्लायर की सहमति भी चाहिए होती है और पीरियड नॉर्मली बहुत छोटा रखते हैं, जैसे 3 महीने से ज्यादा नहीं। और एक बड़ी शर्त ये है कि उस समय मार्केट में उस चीज की कीमतों में गिरावट का ट्रेंड नहीं होना चाहिए। अच्छा। जाहिर है, इस तरह के रिन्यूअल के लिए भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल जरूरी है और इसे रूटीन नहीं बनाना चाहिए। ये बस एक एक्सेप्शनल मेजर है। आखिर भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बन गए, इनका डे टू डे ऑपरेशन कौन देखता है? हमने DDO की बात सुनी थी, क्या वही ऑर्डर देते हैं? जी हाँ, रेट कॉन्ट्रैक्ट हो या रनिंग कॉन्ट्रैक्ट,
या फिर पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट, उनके अंडर सप्लाई ऑर्डर इशू करने की अथॉरिटी डायरेक्ट डिमांड ऑफिसर यानी डीडीओ के पास ही होती है। ये डीडीओ नॉर्मली उस एरिया के जनरल मैनेजर हो सकते हैं या मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एरिया ऑफिसर या कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली किसी और ऑफिसर को ऑथराइज किया जा सकता है। ये अपनी जो भी इमीडिएट ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से पैनल पर मौजूद सप्लायरों को ऑर्डर प्लेस करते हैं। और वो एडॉप्शन वाली बात, क्या एक कंपनी दूसरी के कॉन्ट्रैक्ट से ऑर्डर दे सकती है? हाँ, जैसा हमने पहले अडॉप्शन की बात की थी, तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL का हेडक्वार्टर या कोई एक सब्सिडियरी दूसरी सब्सिडियरीज द्वारा किए गए रेट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑपरेट भी कर सकती है। मतलब वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत ऑर्डर प्लेस कर सकती है बशर्ते वो ओरिजिनल सप्लायर राजी हो और कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कम से कम 1 साल बची हो। जैसा मैंने कहा, ये भी नॉमिनेशन बेसिस पर खरीद ही मानी जाती है और इसके लिए जो भी सेट प्रोसीजर और अप्रूवल्स हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि रेट कॉन्ट्रैक्ट वहां बढ़िया है जहां जरूरतें पक्की नहीं है। ये बायर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वहीं रनिंग कॉन्ट्रैक्ट तब ज्यादा सूट करता है जब साल भर की जरूरत का एक मोटा मोटा अंदाजा हो। इसमें सप्लायर को भी थोड़ी निश्चितता मिलती है। और दोनों ही केसेस में ये जो मूल्य गिरावट खंड है, प्राइस फॉल क्लॉज, ये बायर के लिए एक तरह से ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट का काम करता है ताकि उसे हमेशा बेस्ट पॉसिबल कीमत मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के बहुत ज़रूरी टूल्स हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि प्राइस फॉल क्लॉज जैसा जो स्टैंडर्ड प्रोविजन है, खासकर जब ये पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी मल्टी सप्लायर सिस्टम में लागू होता है, तो ये सप्लायर रिलेशनशिप्स और ओवरऑल प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी पर असल में कैसा असर डालता है? क्या यह हमेशा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ही सुनिश्चित करता है या कभी-कभी ये बेवजह की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है और सप्लायरों के बीच सिर्फ प्राइस वॉर को बढ़ावा देता है बजाय इसके कि वो क्वालिटी या इनोवेशन पर फोकस करें? ये जो बैलेंस है, इस पर सोचना शायद भविष्य के लिए जरूरी हो सकता है। वाकई एक बहुत अहम सवाल है और सोचने लायक बिंदु भी। इस गहरी और इतनी डिटेल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।